दो प्रधानमंत्री हमारे इस आतंकवाद का दंश झेलकर देश के लिए शहीद हो चुके हैं। सवाल नंबर 1 आपने जो पूछा देश की जनता से, बड़े अच्छे सवाल थे। आतंकवादी घटनाएं नहीं होनी चाहिए और इनकी भर्त्सना निंदा नहीं करके इनको जड़ से ताबूत करके बम से उड़ा देना चाहिए, रोक देना चाहिए। लेकिन पहला नंबर सवाल कि देश में सरकार, दिल्ली में बीजेपी की, हरियाणा में बीजेपी की, आतंक की घटनाएं आरडीएक्स कैसे आ गया, कहां से आ गया, क्या सरकार फेलियर थी? नंबर 2 सवाल कि इंटेलिजेंस फेलियर थी। नंबर 3 सवाल, जब कांग्रेस का बॉम्बे में हमला हुआ था तो हमारे गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था, पाटिल साहब ने, क्या अमित शाह जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था? किसी ने जिम्मेदारी ली इसकी? नंबर 4 देश के प्रधानमंत्री को क्या भूटान तेरे लाश पड़ी हुई थी, क्या भूटान बर्थडे मनाने जाना चाहिए था उसी दिन छोड़ के? इसका मतलब यह है समथिंग इज ब्लैक इन द बॉटम। ये क्या है, मेरी समझ से बाहर है। आखिर ये घटना हो कैसे गई, इस्तीफे क्यों नहीं हुए? हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और हम खिलाफ हैं इन सब चीजों के, लेकिन सरकार की मंशा हमारी समझ में नहीं आती कि 2014 से। अजय वर्मा जी, आपने कहा आपको समझ में नहीं आ रहा, मुझे लगता है आपको समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि एक हफ्ते जिस तरह का क्रैकडाउन चल रहा है और जिस तरह हर सिरा इन्वेस्टिगेशन के द्वारा निकाला जा रहा है, ये कांग्रेस के समय में कभी हुआ नहीं था। उठाकर देख लीजिए पुराना इतिहास। चिट्ठियां लिखी जाती थी पाकिस्तान को, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं निकलता था। समझौता ब्लास्ट हुआ था तो आपने हिंदू आतंकवाद बना दिया था ताकि आप अपनी पॉलिटिक्स कर सके। मैं पूछना चाहती हूं आज सुधांशु त्रिवेदी जी से। सुधांशु त्रिवेदी जी, आतंकवादियों में भी भटके हुए आतंकवादी, आरएसएस कनेक्शन, 370, ये सारी चीजें इनको मिल रही हैं, लेकिन वो जो दिमाग है, एक आतंकी का दिमाग, जो फिदाइन दिमाग है, जिसका वीडियो आज डॉक्टर उमर का सामने आया है, वो दिखाता है कि किस तरह से इंडोक्ट्रिनेशन हुआ है। उसके बारे में बिल्कुल सन्नाटा क्यों? देखिए, ये जो दिल्ली ब्लास्ट के हाल की घटनाएं हुई हैं, इन्होंने एक चीज जो बहुत दिनों तक कम्युनिस्टों ने एक वातावरण बना के रखा और सेकुलरिस्टों ने, कि गरीबी और बेरोजगारी और निर्धनता की वजह से कोई व्यक्ति इसमें जाता है, वो अब पूरी तरीके से इस ब्लास्ट के साथ ध्वस्त हो गया है। समझ में नहीं आता कि फर्स्ट डिवीजन में मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद एक अच्छे कैरियर में स्थापित होने वाले व्यक्ति को, इतने बुद्धिमान व्यक्ति को भटका कौन सकता है, यह समझने की जरूरत है। और एक और बात भी भली भांति समझनी चाहिए, भी हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे कितनी कड़ी भर्त्सना करते हैं। मुझे याद है अफजल गुरु को फांसी दी गई, जब वो भी आखिरी समय में यूपीए सरकार में, तो इनके कैबिनेट मंत्री उसके प्रति सहानुभूति की बात बोलते हैं। कितनी कड़ी भर्त्सना है। मणिशंकर अय्यर का स्टेटमेंट अवेलेबल है, शशि थरूर का स्टेटमेंट अवेलेबल है। अफजल गुरु को फांसी दी जाएगी तो पूरे कश्मीर घाटी में आग लग जाएगी, इसलिए 7 साल तक फांसी नहीं दी गई। ये कोई रीजनल पार्टी नहीं, मतलब पीडीपी और एनसीपी नहीं बोल रही थी, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं बोल रही थी, ये बोल रहे थे अपने कांग्रेस के मुख्यमंत्री। और हाफिज साहब थे, ओसामा जी थे, इशरत जहां बेटी थी, जाकिर नायक शांति का मसीहा था, और जाने क्या होता था, बुरहान वानी भटका हुआ नौजवान था। ये सारी बातें, और भारत की सेना का अध्यक्ष सड़क छाप गुंडा था, और पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष के साथ गले मिलते थे इनके नेता सिद्धू जाकर। वो लोग आज कहते हैं कि नहीं, हम तो बड़ी कड़ी भर्त्सना करते हैं, मगर आज मैं उससे बड़ी बात यह कहने का प्रयास करता हूं कि यह तो एक पक्ष है ही कि यह पूरी तरीके से साबित हो गया कि अब पढ़े लिखे लोग इंडोक्ट्रिनेशन की वजह जाते हैं। जो धारा 370 और संघ और इन सारी बातों को, इन्हीं चीजों ने आतंकवाद को अधिक विकराल किया है भारत में। मुझे याद है मुंबई का बम विस्फोट 12 मार्च 1993, उसको बाबरी मस्जिद से कनेक्ट करने का प्रयास किया गया था। मैं याद दिलाना चाहता हूं, ओक्लाहोमा में भी हुआ 1994 में बम विस्फोट। ओक्लाहोमा की मैं रेफरेंस क्यों दे रहा हूं, उसमें भी नाइट्रस ऑक्साइड यूज किया गया था इसी ढंग से। और जितना यहां पे था, ओक्लाहोमा से ज्यादा भयानक विस्फोट हो सकता था यहां। ये ओक्लाहोमा में कौन हुआ, आरएसएस की वजह से हो रहा था क्या? उसमें कौन सा धारा 370 था? और अगर जहां तक ये भटके नौजवान की बात है, ये जो पढ़े लिखे लोग, ये छोड़िए, रियाज भटकल जो था वो भी इंजीनियर था, याकूब मेनन चार्टर्ड अकाउंटेंट था, बुरहान वानी सॉफ्टवेयर का जानकार था। और मैं बताना चाहता हूं, ये जो हमारे मित्र लोग बोलने लगते हैं, ओसामा बिन लादेन अरबपति था, भारत के बड़े बड़े उद्योगपतियों से ज्यादा उसके पास संपत्ति थी। उसको कौन सा अत्याचार हुआ था, कौन, वो आरएसएस की वजह से आ गया था उसमें।
मतलब वाहियात पने के लॉजिक की हद होती है। खालिद शेख और मोहम्मद अट्टा जो 9/11 के मुख्य कॉन्स्पिरेटर थे, वो भी बहुत अच्छे पायलट थे और वो बाकायदा एक बहुत अच्छी एयरलाइंस में काम कर रहे थे, जिंदगी बहुत बढ़िया होने, वो भी आरएसएस की वजह से जाके कर दे रहे थे। ये जो वाहियात पने के लोग, वाहियात क्यों कह रहा हूं, ये चाइना के सिकांग प्रोविंस में कम्युनिस्टों से लड़ाई है तो आरएसएस की वजह से, रूस के चेचेनिया में है तो आरएसएस की वजह से, बर्मा में बुद्धिस्टों से लड़ाई हो रही है आरएसएस की वजह से, कोलंबो में ईस्टर संडे में चर्च में विस्फोट हो रहा है तो आरएसएस की वजह से हो रहा है, सिडनी में विस्फोट आरएसएस की वजह से हो रहा है, मलेशिया कुआलालंपुर से लेकर बैंकॉक में आरएसएस की वजह से हो रहा है, पेशावर और रावलपिंडी और काबुल में मस्जिदों में धमाके आरएसएस की वजह से हो रहे हैं। और तो और ये समझिए, बोस्निया हर्जोगोविना में सर्बों से लड़ाई आरएसएस की वजह से, इजराइल हमास की लड़ाई आरएसएस की वजह से, लंदन मैड्रिड ब्रिस्बेन की जो कोई सर नहीं, कोई पैर नहीं, लेकिन इस तरह के बहाने बनाकर ये सोमालिया में आरएसएस की वजह से। अरे भाई साहब, कितनी वाहियात तर्क दे के आप प्रयास करेंगे इतने बड़े विकराल समस्या को तिनके की ओट में पहाड़ छुपाने की? ये खतरनाक कोशिश देश के भविष्य के साथ खतरा है, राजनीति नहीं है देश के। बिल्कुल, और ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है। अजय वर्मा जी, आपको मैंने पूरा समय दिया, आप थोड़ी सी ठंड रखें, बाकी लोग भी बोलना चाहते हैं। फैजान किदवाई मैं पूछना चाहती हूं, डॉक्टर शाहीन लखनऊ वाली हैं, डॉक्टर शाहीन को मास्टरमाइंड अब तक बताया जा रहा है और उनका मैडम सर्जन जो नाम रखा हुआ था वो मेजर रिक्रूटर बनकर सामने आ रही हैं और उनका कई डॉक्टरों को अपने फोल्ड में, अपने इस मुहिम में शामिल करने का उन पर बहुत बड़ा आरोप भी लग रहा है। इनको आर्टिकल 370 से क्या लेना देना था? इनको क्या लेना देना था आरएसएस से? ये लखनऊ में पढ़ाई लिखाई करने के बाद इस तरह का जो ऑपरेशन किया गया और अपनी पढ़ाई लिखाई की नॉलेज को बम बनाने में लगाया गया, उसके लिए भी कवर फायर। मैं आज पूछना चाहती हूं कि अगर इस देश में आतंक है और इस तरह का आतंक नजर आ रहा है जहां दिमाग को इस तरह से वायर किया गया है, और वो कह रहा है डॉक्टर उमर, आतंकी कह रहा है कि फिदायीन होना शहीदी है। मैं पूछना चाहती हूं, हमें इस सोच से लड़ना है या हमें वोट बैंक को प्रोटेक्ट करना है? आज इस बात का फैसला क्या नहीं होना चाहिए? नाविका जी, सबसे पहले तो आपको और सारे सम्मानित जो यहाँ गेस्ट बैठे हैं उनको मेरा नमस्कार, मेरा आदाब। देखिए नाविका जी, हमें अपने देश को सबसे पहले बचाना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, और उसके लिए जरूरी ये है कि हमें एक अच्छी सरकार चाहिए, और ऐसी सरकार चाहिए जो जनता के लिए काम करे, जुमलेबाजी ना करे, लोगों को मजहबी लाइन पे डिवाइड ना करे। नाविका जी, आपने जरूर पढ़ा होगा, इंडिया टुडे की रिपोर्ट है कि अब एक नया जरिया बन गया है क्रिप्टो करेंसी का, ग्रे जोन के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का, और नरेंद्र मोदी साहब की सरकार विफल हो गई अब तक उसको संभाल के रोकने के लिए। अब पहले तो ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसमें नरेंद्र मोदी साहब फेल हो गए कि उनके जरिए पाकिस्तान को पहलगाम अटैक के लिए जिम्मेदार करके ग्रे लिस्ट में डालें। पाकिस्तान ने आईएमएफ से बहुत फंड ले लिया, 20 बिलियन डॉलर वर्ल्ड बैंक से ले लिया। ट्रंप की जो कंपनी है WLFI, उसके साथ क्रिप्टो करेंसी उनकी जो है कंपनी, उन्होंने पैक्ट कर लिया, नया तरीका मिल गया मनी लॉन्ड्रिंग का वहां पे। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन की रिपोर्ट है जो होम मिनिस्ट्री के अंदर है, वो कहती है कि पिछले 21 महीने में 27 से ज्यादा ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके हुए हैं, और दिल्ली का एक बिजनेसमैन है 4000 करोड़ से ज्यादा इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग कर चुका है। गाजियाबाद का ट्रेडर 1.3 करोड़ से ज्यादा, अब तक सिर्फ इसी साल में 1000 करोड़ से ज्यादा ऊपर हो चुका है, और ये सारा पाकिस्तान फंडिंग करा रहा है हमारे देश के खिलाफ। और नरेंद्र मोदी साहब की सरकार क्या कर पाई? आज तक उनकी खुफिया एजेंसी इसको पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, घबराहट के मारे इधर से उधर दौड़ रहे हैं, इनको तरीका नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले तो सवाल ये सरकार से उठेगा कि भाई साहब, आप लोग इतने नाकारा हो अगर, तो कौन कह रहा है कुर्सी पे बैठे रहो, उठो जाओ, दूसरे आ जाएंगे। देश की हिफाजत जरूरी है। और सुधांशु साहब, अभी उन्होंने एक बात रखी थी कि बड़े जिम्मेदार और पढ़े लिखे लोग जब टेररिज्म में आते हैं तो वो क्या दिमाग होता है। तो सरकार, आपको मैं एक नाम दे रहा हूं, डीआरडीओ के प्रदीप कुलोरकर थे, आरएसएस के बड़े जानकार, बड़े विद्वान, वो आईएसआई की तरफ से जो है मुखबरी हिंदुस्तान पे कर रहे थे। ध्रुव सक्सेना आपके बीजेपी का आईटी सेल का भोपाल का आदमी था, वो कर रहा था। आपकी प्यारी बजरंग दल का था बलराम सिंह, वो कर रहा था। और ज्योति मल्होत्रा, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं। सरकार पढ़े लिखे, नंदलाल महाराज साहब हैं, वो आरडीएक्स लेकर
आ रहे थे हिंदुस्तान में बम फोड़ने के लिए। तो ये सारे लोग इस तरह की खसलत मेंटालिटी घटिया लोग होते हैं, इनको गर्दन से पकड़ के लटका देना चाहिए। जिन पे ऐसे सवाल उठते हैं, अगर कोर्ट सजा देती है तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। ये बात आप एक लाइन में भी कह सकते थे, लेकिन फैजान किदवाई आपने कितने बहाने बनाए, आपने सरकार को ये सब कह दिया, आपने ये नहीं कहा कि ये लोग हैं, इनके साथ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी जी, इतनी लंबी दास्तान के बाद कहना क्या चाहते थे कि इसमें हिंदू भी होते हैं? सिर्फ कहना चाहता हूं नाविका जी, गलत बात पे ट्विस्ट मत करिए, मैं इसलिए इसको क्लैरिफाई करूंगा। देखिए, इंसान होते हैं, इत्तेफाक से हिंदू या मुसलमान जो इन्होंने बात कही, हिंदुस्तान का आदमी, अरे बात सुनिए किदवई साहब, मत करता है। एस्पिनॉज में जासूसी के लिए पकड़े जाना, आतंकवाद के लिए पकड़े जाने में अंतर होता है। जासूसी तो तमाम लोग पकड़े जाते हैं, ये नहीं कहता हूं कि उसमें तो कोई भी व्यक्ति होता है, पैसे के लिए कर देता है, मगर आइडियोलॉजिकली मोटिवेट। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.